सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रणव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरे साथ 4 टीवी न्यूज़। चलिए नज़र डालते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों पर। सबसे पहले खबर दिल्ली से है, जहां कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी अपने भारत दौरे पर हैं, जिसको लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने बताया कि कतर के अमीर शेख ने आखिरी बार मार्च 2015 में भारत का दौरा किया था। वहीं जब पीएम मोदी ने फरवरी 2024 में अपनी दूसरी यात्रा की तो उन्होंने कतर के अमीर को भारत आने की राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया। कतर के अमीर के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापार जगत के लोगों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया है और आज सुबह कतर के अमीर का भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया। पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में कतर के अमीर के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक व्यापार संबंधों के साथ ही दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को याद किया। Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani to India as Amir of the state of Qatar. He last visited India in March 2015. You may recall that Prime Minister Sri Narendra Modi paid his second visit to Qatar in February 2024. He had invited His Highness the Amir to pay a state visit to India at that time. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has held multiple meetings with Qatar's Prime Minister and Minister for Foreign Affairs, including on 1st January 2025 in Doha. His Highness the Amir of Qatar is accompanied by a high-level delegation comprising ministers, senior officials, and business leaders. The dignitaries who are accompanying His Highness include Qatar's Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, as well as the Ministers of Commerce and Industry, Energy, Electronics and पश्चिम बंगाल की विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए महाकुंभ 2025 में मृत्यु कुंभ बता दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह महाकुंभ का सम्मान करती हैं, लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि आप सच्चे हिंदू हैं तो राजनीति से ऊपर उठकर ममता बनर्जी के इन अपमान भरे शब्दों का जोरदार विरोध करें। महाकुंभ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा बागेश्वर धाम, रामदेव जी महाराज, कैलासानंद प्रभु जी को यहाँ स्वामी विवेकानंद की धरती से अपील कर रहा हूं, हिंदू समाज, संत समाज जोरदार विरोध करे। ममता बनर्जी बंगाल के मुखिया थोड़ी देर पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शी सेड, ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। ये हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर आघात। अखाड़ा से संत समाज आवाज उठाइए और स्वामी विवेकानंद श्री चैतन्य देव की धरती बंगाल में हर क्षेत्र में ममता बनर्जी का पुष्प दान करिए। आप सच्चा हिंदू है तो राजनीति से ऊपर उठ के ममता बनर्जी का इस अपशब्दों की जोरदार विरोध करें। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी और मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे आज से ही यह जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें कि मौजूदा सीईसी राजीव कुमार आज रिटायर हो गए हैं और नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले वे पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को सुबह हुई बैठक में नियुक्ति का यह फैसला लिया गया। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए और इसी पैनल की सिफारिश पर नए सीईसी की नियुक्ति हुई। वहीं इसको लेकर राजीव कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये एक
प्लेस ऑफ वर्शिप है, डेमोक्रेसी का प्लेस ऑफ वर्शिप है ये भवन। इसने बहुत मेहनत से विरासत इकट्ठी की है 75 साल में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जहां है उससे भी और ऊपर जाएगी। बहुत ही सक्षम हाथों में जा रही है। जो नई टीम है इसको और बहुत ऊपर लेके जाएगी। देश का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत रहेगा, बहुत सुदृढ़ रहेगा, पूरे विश्व में अपनी पताका फहराएगा और लोग याद करेंगे, लोग लेसन्स लेंगे इंडियन डेमोक्रेसी से, इंडियन इलेक्शन से। ऐसी मेरी कामना है। और सबसे ज्यादा इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो वोटर्स का है, महिला वोटर्स का है और पॉलिटिकल पार्टीज का है, जो मेहनत करके एक सबको इकट्ठा रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ऑल द वोटर्स। अगली खबर देश की राजधानी नई दिल्ली से है, जहां यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपने परिवार के साथ संसद भवन पहुंचे। उनके साथ राज्यसभा सांसद और उनकी सास सुधा मूर्ति और पत्नी अक्षता भी साथ में मौजूद रही। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने सुनक और उनके परिवार का स्वागत किया। वहीं इस दौरान सुनक ने परिवार के साथ संसद भवन परिसर का भ्रमण किया और इसकी वास्तुकला की बारीकी को गौर से देखा। वहीं इस दौरान वह काफी उत्सुक नजर आए। बता दें कि सुनक ने संसद भवन की गैलरी, चैम्बर और संविधान की प्रति को भी देखा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोल दिया। विधानसभा में नेताओं को क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी बात रखने के मामले में समाजवादी पार्टी की ओर से सवाल खड़ा किया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार इन सभी के लिए अलग अलग एकेडमियां बनाने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा रही है। यह सदन केवल शुद्ध साहित्यिक और व्याकरण के विद्वानों के लिए नहीं है। अगर कोई हिंदी में धारा प्रवाह नहीं बोल सकता है तो उसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज या बुंदेलखंडी में भी अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार को इन सब के लिए एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी सदन में मुखरता मिले। इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका बुंदेलखंडी में न बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में
दैनिक जीवन में इस प्रकार के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई में समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाषा का बोलना महत्वपूर्ण है, भाषा से विरोध करना उचित नहीं है। माता प्रसाद जी ने अंग्रेजी भाषा की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उनके बच्चे अंग्रेजी जाने और दूसरे लोगों के बच्चे अंग्रेजी से अनपढ़ रहे। अब इस तरह की राजनीति नहीं चल सकती है। मौलाना ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि विधानसभा के अलावा तमाम स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी, हिंदी अवधि के साथ उर्दू को भी तालीम लाजिम किया जाए ताकि बच्चे सभी भाषाओं का ज्ञान हासिल कर सकें। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा के नेता माता प्रसाद जी ने अंग्रेजी भाषा का विरोध किया है। ये उनका विरोध बेतुका है और किसी भी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए। हिंदी और अवधी अंग्रेजी के साथ साथ में उर्दू भी लागू होना चाहिए। उर्दू भी हमारी हिंदुस्तानी भाषा है, ये कोई विदेशी भाषा नहीं है। कोई भी भाषा हो उसका सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां तक कि मैं कहता हूं कि संस्कृत भी सीखना चाहिए और हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए ताकि बच्चा आगे चल करके अपना भविष्य सुधार सके और तरक्की कर सके। तमाम स्कूलों में तमाम भाषाएं पढ़ाई जाना चाहिए और अंग्रेजी और अरबी ये दो भाषाएं ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं, बोली जाती हैं और कामोकाज गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो वो निपटाया जाता है। इसलिए इंटरनेशनल भाषाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उन पर जोर देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में भी जोर देना चाहिए और उनको लाजिम करार देना चाहिए। माता प्रसाद जी अंग्रेजी का क्यों विरोध कर रहे हैं? वो इस वजह से विरोध कर रहे हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी जाने, अंग्रेजी में पढ़े लिखें और बाकी जो गरीब आवाम है वो अंग्रेजी से नावाकिफ रहे, अनपढ़ रहे। तो ये दो तरीके से दो। खबर आगरा से है। आगरा के विभव नगर कॉलोनी में पार्क की जमीन पर अवैध कब्जे का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर समेत कई अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। सांसद राजकुमार चाह की पहल पर हुई जांच में यह खुलासा हुआ। अब प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल स्थानीय नागरिकों ने सांसद राजकुमार चाह से शिकायत की, जिसके बाद जांच कराई गई है। वहीं रिपोर्ट में सामने आया कि पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर ने 160 वर्ग मीटर भूमि को बाउंड्री वाल बनाकर अपने आवास में मिला लिया था। इसके अलावा जीबी 1 ब्लॉक में भी कब्जे का जिक्र है। आगरा में समाचार आया है, विभव नगर आगरा की एक बहुत ही पॉश कॉलोनी है। जब विभव नगर बना या आगरा शहर में ऐसी अनेक कॉलोनियां बनी तो वहां पार्क की जमीन एडीए छोड़ता है, क्योंकि ये सब एडीए की डेवलप्ड कॉलोनियां हैं। और मैं समझता हूं विभव नगर तो आगरा की प्राचीनतम कॉलोनियों में से एक है। तो मेरे पास कॉलोनी के लोग आए थे एकत्रित होकर कि साहब हमारे जो बच्चे हैं, हमारे छोटे जो बेटे बेटियां हैं, उनको खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। पार्क होते हैं, झूले डले होते हैं, तो मैंने कहा होनी चाहिए एडीए की अप्रूव कॉलोनी में पार्क न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने उसकी जानकारी की तो उन्होंने एक लिखित में मुझे प्रार्थना पत्र दिया कि साहब हमारे यहाँ कुछ लोगों ने जमीन तो है, ग्रीन लैंड भी है, पार्क की जमीनें भी हैं, पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो मैंने उसको संज्ञान लिया था जनप्रतिनिधि होने के नाते, और आगरा की कमिश्नर, तत्कालीन कमिश्नर श्रीमती ऋतु माहेश्वरी जी थी, तो उनको मैंने एक पत्र लिखा था कि इस प्रकार की कोई भी जमीन जिन्होंने कब्जे करके अपनी बाउंड्री में मिलाई होंगी, तो इस तरह का कार्य तो सरकार की जमीन पर कब्जा करना, इनको भूमाफिया करते हैं। अब गरीब लोग होते हैं बेचारे, तो वो कहीं भले ही बैठ जाएं, लेकिन वो बाद में हट जाते हैं। तो भूमाफिया जिन पे अपनी संपत्तियां हैं, अपनी जमीनें हैं, बड़ी कोठियां हैं, अगर सरकारी जगह भी उन्होंने घेर ली है, तो मैंने कहा ऐसा कोई नहीं कर सकता। हमारे शहर में ऐसे लोग नहीं है किस तरह की वो करें, लेकिन उसकी जांच कराई गई कमिश्नर। अगली खबर बिहार की राजधानी पटना से है। पटना का कंकड़बाग इलाका मंगलवार को 2.5 घंटे तक गोलियों की गूंज से दहलता रहा। रुक रुक कर हो रही फायरिंग से आसपास के लोग दहशत में रहे।
एक मकान में छिपे बदमाशों को काबू करने की कोशिश में बिहार पुलिस की एसटीएफ के साथ साथ 5 थानों की पुलिस लगी और करीब 2.5 घंटे तक लगातार चली कार्रवाई के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि उस बिल्डिंग में आम नागरिक भी थे, इसलिए पुलिस ने बहुत ही धैर्यपूर्वक कार्य किया है। पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई, सभी आम नागरिक सकुशल हैं और हमने 4 अपराधियों को हिरासत में लिया है। क्या हुआ? फायरिंग का कारण क्या? अभी तक जो है 4 राउंड फायरिंग की बात है और जैसा मैंने कहा कि किया था इस सिविलियन से अंदर, तो पुलिस ने बहुत ही धैर्यपूर्वक काम किया। पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई क्योंकि कोई अपराधी देख नहीं रहा था, लेकिन सभी सिविलियन सकुशल हैं, ठीक है। और 4 किया हम लोगों ने कुछ अपराधी ऐसा लग रहा है, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। दूसरा पक्ष है लैंड डिस्प्यूट है, उसको लेकर ये घटना घटित हुई है। अभी स्थिति सामान्य है, धर्मेंद्र कुमार से भी आपराधिक मामला है, कई आपराधिक मामले में वो पहले से वांछित हैं। हॉस्टल बनाने की भी कोशिश की गई है। देखिए, जो आपराधिक अरे सुन लो भाई, अपराधी होने का प्रश्न उठता है, पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है। क्या हॉस्टेज की स्थिति बनी थी? क्योंकि इस बिल्डिंग में कई सिविलियंस है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार अपने पिता और पार्टी के मुखिया लालू यादव को भारत रत्न का हकदार बता रहे हैं। सोमवार को बिहार के जननायक और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर उन्होंने ये आवाज उठाई, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि लालू यादव ने दबे कुचले और समाज के वंचितों की आवाज उठाई है, तो वो भारत रत्न के दावेदार हैं। उनके इस बयान की बीजेपी ने जमकर आलोचना की थी, लेकिन अब बीजेपी नेताओं के बयान पर तेजस्वी का पलटवार आया है। मंगलवार को पटना में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि जब कर्पूरी जी जीवित थे तब भाजपा के लोग उन्हें गाली देते थे। उन्होंने अंबेडकर और कर्पूरी जी को गाली देने का हमेशा काम किया है। जो भी महापुरुष हैं, चाहे वो अंबेडकर हों या कर्पूरी ठाकुर, इनके निधन के कितने दिन बाद इन्हें भारत रत्न मिला। जो भी महापुरुष हैं, उनकी कुर्बानी क्या रही है, समाज में उनका योगदान क्या है, यह बाद में पता चलेगा। यही बीजेपी की यही तो मानसिकता है। उस समय कर्पूरी जी जब जीवित थे तो ये लोग गाली देते थे। अंबेडकर जी को इन लोगों ने जो है गाली देने का काम किया, कर्पूरी जी को गाली देने का काम किया। इनको अभी नहीं ना बुझाएगा। जो भी महापुरुष हैं, चाहे अंबेडकर जी के निधन के बाद कितने साल बाद भारत रत्न मिला, कर्पूरी जी के निधन के बाद कितने साल बाद भारत रत्न कर्पूरी जी को मिला। तो जो भी महापुरुष हैं, उनकी कुर्बानी क्या रही है, समाज में क्या योगदान रहा है, बाद में पता चलेगा। उस समय जो भी पक्ष या विपक्ष में रहेगा, उस समय लालू जी के लिए मांग भी होगी और लोग देने का भी काम करेंगे। भारत रत्न जो आज विरोध कर रहे हैं वो भी दिलाएंगे। तब कर्पूरी जी को गाली कौन देता था? नारा आप लोग भी जानते हैं। जब आरक्षण लागू किया गया था, वो नारा तो हम लोग अपने जुबान पे ला भी नहीं सकते। इतनी गंदी बात, गंदा नारा ये भाजपा के लोग लगाते थे, लेकिन देना पड़ा ना भाई। आज बताओ, इनको तो बोलना चाहिए। ये वही है ना जो जातीय जनगणना मना किए थे हाउस में कि नहीं होगा। वो लोग क्या बात करेंगे? क्या इन लोगों को कर्पूरी जी की बात को पता है? लोग आरएसएस के स्कूल में पढ़े लिखे लोग हैं। इन लोगों को कोई लेना देना आरक्षण से, पिछड़ों के कल्याण से, अति पिछड़ों के कल्याण से, वंचित शोषित लांछित लोगों को मुख्य धारा में लाने से इन लोगों को क्या मतलब है? इन लोगों को अपना टीटीएम करना। आज दिन भर की मुख्य खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।